जिंदा रहना है तो हालातों से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना लोक प्रशासन का 13वां चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी पंचायती राज के अर्थ के बारे में, उसके महत्व के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, 1956 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, अर्थात 3 स्तरीय ढांचे के बारे में उन्होंने सिफारिश की और उन्हीं की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और जो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर जिले के अंदर पंचायती राज की जो है स्थापना की गई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, इस समिति ने सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए पंचायती राज का, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी निम्नतम स्तर पर अर्थात गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। उसके बाद हमने मध्यम स्तर के बारे में बात की थी, जिसमें ब्लॉक के अंदर एक पंचायत समिति का गठन किया गया। और उसके बाद हमने बात की थी जो उच्चतम स्तर है अर्थात जिले में एक जिला परिषद का गठन किया गया। इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में हमने बात की एक एक करके। आज हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है पंचायती राज की समस्याएं क्या क्या हैं, और एक इसके बाद हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन में पंचायती राज व्यवस्था है उसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किस प्रकार किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन यही है, पंचायती राज की समस्याओं का वर्णन करें। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो हम आज जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नज़र इन पॉइंट पर लगा लेते हैं। सबसे पहला है जो अशिक्षा, दूसरा है अज्ञानता, तीसरा है सांप्रदायिकता, चौथा है गुटबंदी, पांचवा है राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप, छठा है धन का अभाव, सातवां है गरीबी, और आठवां है अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी, नौवां है ग्राम सभा का प्रभावकारी न होना, 10वां है चुनावों का समय पर न होना, और 11वां है सरकार का अधिक नियंत्रण। तो इन 11 पॉइंट के बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। हमारा पहला पॉइंट, जो सबसे बड़ी समस्या है पंचायती राज की, वो है अशिक्षा। जी हाँ, क्या है? अशिक्षा। देखिए, गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं और इससे पंचायत के अधिक सदस्य भी अशिक्षित होते हैं। अगर गांव के अधिकतर लोग ही अनपढ़ हैं, अर्थात जो ग्राम सभा है वो किनसे बनती है? गांव वालों से ही बनती है। जो गांव के जो वयस्क नागरिक होते हैं उन्हीं से मिलकर तो क्या बनती है? ग्राम सभा। और ग्राम सभा ही क्या करती है? ग्राम पंचायत का गठन करती है, चुनाव में भाग लेती है, मत डालती है, सरपंच और पंचों को चुनती है। अगर ग्राम सभा के सदस्य ही अनपढ़ होंगे तो वो आप समझ सकते हो किस तरह का चुनाव करेंगे, किस तरह के पंचों को, सरपंचों को चुनाव करेंगे। तो इससे पंचायत के अधिक सदस्य भी अशिक्षित होते हैं। और जो पंचायत होती है जिसमें पंच बनते हैं वो भी ज़्यादातर क्या होते हैं? अशिक्षित होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अभी क्या है, कुछ कंडीशन है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ग्राम पंचायत के क्वेश्चन में। क्योंकि अब जो पंचायत होती है, जो पंच होते हैं और जो सरपंच होता है वो पढ़े लिखे होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए या 8वीं पास होने चाहिए। तो ये पहले की प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए हमें, अब पंच और सरपंच तो पढ़े लिखे हो गए, लेकिन ग्राम सभा के अब भी ज़्यादातर सदस्य क्या होते हैं? अनपढ़ ही मिलते हैं। उसके बाद है, बहुत सी पंचायतें तो ऐसी हैं जिनके सरपंच भी अशिक्षित हैं, जो अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। ये पुरानी बात है, अब की नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो इसको। जब तक चुनने वाले और चुने जाने वाले व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी स्थानीय संस्था सफलता से काम नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो शिक्षित ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, तो वो अपने जिम्मेदारी को, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये थी पहली समस्या पंचायती राज की। दूसरी है अज्ञानता। चूंकि गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसलिए उन्हें पंचायती राज के उद्देश्यों का ही पता नहीं है। ये तो बात हो गई अज्ञानता की, अर्थात गांव के लोग क्या है? अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के कारण उन्हें पंचायती राज का जो सिस्टम है और जो पंचायत है उसके उद्देश्य क्या क्या उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। ये तो पढ़े लिखे की बात होगी, अनपढ़ों की बात होगी। ज़्यादातर पढ़े लिखों को ही ये नहीं पता है कि पंचायती राज के क्या क्या काम है। अब आपकी ही बात लगा लो, आप पढ़े लिखे हो, क्या आपको इससे पहले पता था कि ग्राम सभा क्या होती है?
और ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होता है, ग्राम सभा के पास क्या क्या पावर हैं, सरपंच के पास क्या पावर हैं, पंचों के पास क्या पावर हैं, किस प्रकार पंचायतें होती हैं, पंचायत में किसको बोलने का अधिकार है, किसको बोलने का अधिकार नहीं है, पंचायत किन किन समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो इनके बारे में पढ़े लिखों को भी नहीं पता, अनपढ़ों को तो कहाँ पता चलेगा। ठीक है, तो अज्ञानता भी एक पंचायती राज की क्या है, समस्या है। क्योंकि अगर हमें उद्देश्य का ही नहीं पता है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है एग्जाम को क्लियर करना, हमारा उद्देश्य है एग्जाम को क्लियर करना, अगर हमें उद्देश्य का ही जानकारी नहीं होगी तो हम किस दिशा में जा रहे हैं वो पता ही नहीं होगा हमें। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। सांप्रदायिकता क्या होती है, जाति धर्म के आधार पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सांप्रदायिकता, दंगे बोलते हैं। गांव के लोगों में जातीय भेद की भावना प्रबल है। ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा ये चीज है ना, बड़ी फेमस है, जाति के आधार पर बड़ा डिफरेंस है लोगों के अंदर। पंचायतों के चुनाव में जातीय भेद के आधार पर लड़े जाते हैं। जो पंचायतों के चुनाव हैं, जो इलेक्शन है, वो जाति के आधार पर लड़े जाते हैं और चुने जाने के बाद भी उनके भेदभाव खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। पंच भी जाति के आधार पर आपस में लड़ते रहते हैं। पंचायत का काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इसलिए पंचायत का जो काम है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। देखो ये नॉर्मल सी बात है, कोई खास समझाने वाली बात नहीं है, आपको भी पता है। क्या होता है गांव में होता है जो जाति के आधार पर वोट ज़्यादा डाले जाते हैं। हाँ भाई ये जाट है, मैं भी जाट हूँ, चलो इसको डालो वोट, ठीक है, इसको सरपंच चुनेंगे। हाँ भाई ये वाल्मीकि है, ये शर्मा है, ये कुछ और है, ये फलाना है, ये ढमका है, ठीक है, अपनी कास्ट वाले को वोट देंगे, चाहे वो योग्य हो चाहे वो योग्य ना हो। ठीक है, तो इसके आधार पर यह चुनना बिल्कुल गलत है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, अगर योग्य है तो उसी को मत डालना चाहिए। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपने परिवार वालों को, अपने टाबर, जैसे परिवार जो टाबर बोलते हैं, टाबर वालों को, ठीक है, अपने मोहल्ले वाले को वोट डालने का मतलब प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं बजाय दूसरे के। उसके बाद है गुटबंदी। पंचायत तथा दूसरी संस्थाओं के चुनाव में लोग प्राय छोटे मोटे गुट या दल बना लेते हैं। अपने इलेक्शन में देखा होगा 5-7 जने हैं, क्या है 5-7 जन क्या बना लेते हैं, अपने गुट दल बना लेते हैं। वो फिर एकांत में बैठेंगे और पूरा डिस्कस, पूरी जो इलेक्शन है उसका पूरा निचोड़ निकाल देंगे। भाई उसका वोट है उसको जाएगा, उसका वोट उसको जाएगा, ठीक है ना। भाई फलाना है, फलाना का परिवार तो भाई इसको वोट नहीं देगा, ऊपर से दिखा रहा है लेकिन वोट किसी और को देगा। ठीक है, पंचायतों के चुनाव भी दलों के आधार पर लड़े जाते हैं। ये दल हैं, जो ये गुट हैं, इनके ये अपने गुट हैं जो अपने सरपंच को उठाते हैं, ठीक है, पंचों को उठाते हैं और उन्हीं के आधार पर क्या है इलेक्शन लड़े जाते हैं। कम से कम इसके चुनाव पर भी दलों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जाति धर्म या भाषा के आधार पर लोगों में गुटबंदी चलती रहती है, खासकर सबसे ज्यादा जाति, ठीक है, उसके बाद धर्म और फिर भाषा के आधार पर लोगों में गुटबंदी चलती रहती है। ज्यादातर अगर सरपंच की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें और गांव की बात करें तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो जाति होती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि पंचायत और नगर पालिका के काम ठीक प्रकार से नहीं चल पाते। इसी कारण क्या होता है, ये इसी मतलब ये गुट है ना, ये दल होते हैं कुछ लोगों के गांव में, आपने अक्सर देखा होगा, ये कुछ भी नहीं करने देते किसी को, ना सरपंच को ना पंचों को। कुछ भी अच्छा काम हो गाँव में ये क्या है, टांग पक्का अड़ाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है 5वां पॉइंट है राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप। जी हाँ, यह बात लगभग सर्वमान्य है कि स्थानीय स्वशासन में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान में राजनीतिक दलों के लिए स्थानीय स्वशासन में कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक दल इन संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना नहीं रह सकते। प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी। ये दल गुटबंदी को अधिक तीव्र, जो ये गुट बने थे ना, ये छोटे छोटे गुट, इनको क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। इन दलों के समक्ष लोगों के कल्याण की बजाय इनका अपना ही कल्याण होता है। ये अपना कल्याण देखते हैं, न कि लोगों का, न कि गाँव का। ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इनकी पॉलिसी यही होती है। उसके बाद छठा, धन का अभाव। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना धन के किसी भी सरकार को चलाना, प्रशासन को चलाना इम्पॉसिबल है। तो पंचायती राज की संस्थाओं को कार्य तो राष्ट्र निर्माण के सौंपे गए हैं, अब कार्य तो इतने बड़े सौंपे गए हैं, परंतु इनके पास धन की इतनी व्यवस्था नहीं है कि नहीं की गई है कि ये अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें। इनको डिपेंड रहना पड़ता है किस पर, सरकार के ऊपर। सरकार ग्रांट देगी तब ये गलियों का निर्माण करेंगे, तब ये तालाबों का निर्माण करेंगे, तब ये नलकूप लगाएंगे,
तो ये सरकार पर डिपेंड रहते हैं। उनकी अपनी स्वतंत्र आय इतनी नहीं होती कि वे अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरी कर सके। अगर बात करें आय की, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ग्राम पंचायत की आय के बारे में बात की थी हमने, पंचायत समिति की आय के बारे में बात की थी, और जिला परिषद की आय के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो इनकी आय है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये अच्छी तरह से वो अपना काम कर सके, तो इनको डिपेंड रहना पड़ता है सरकार के ऊपर, और सरकार जब ग्रांट देगी तब ये अपना काम करेंगे। अब जो ग्रांट देगी उनमें से ये अधिकारी कुछ खा जाते हैं, कुछ सरपंच खा जाते हैं, तो काम तो बिल्कुल नए के बराबर ही बनता है। ठीक है, उसके बाद है गरीबी। भारत के अधिकांश लोग गरीब हैं। ठीक है, गांव में गरीबी और भी अधिक है। गरीबी के कारण लोग अधिक टैक्स नहीं दे पाते। अगर पैसा है ही नहीं, वो खुद ही गरीब है, तो वो टैक्स क्या घंटा देंगे। और पंचायतें भी नए कर लगाकर अपनी आय को नहीं बढ़ा सकती। अब जो कर है वो किन पर लगाएगी? लोग पहले ही गरीब हैं बेचारे, वो कहाँ से टैक्स देंगे? तो पंचायत अपनी आय नहीं बढ़ा पाती। गरीब व्यक्ति सारा दिन पेट भरने की चिंता में ही लगे रहते हैं, और उन्हें गांव, नगर, देश की दशा के बारे में विचार करने का समय नहीं मिलता। इस कारण भी लोग अपने स्थानीय मामलों पर स्थानीय संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि लगभग जो अगर एवरेज लगाएं तो एवरेज के हिसाब से ज़्यादातर लोग क्या हैं? गरीब ही हैं। गरीब कैसे हैं? ऐसा नहीं उनके पास दो टाइम का खाने का भोजन नहीं है। गरीब ऐसे हैं क्योंकि उन्हें मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ता है। ठीक है, उनके इतने काम होते हैं घर के, खेत के, उन्हें समय ही नहीं मिल पाता। भाई पड़ोस में क्या हो रहा है, गांव में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उनको इतना टाइम ही नहीं है। वे इन समस्याओं के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर कुछ गुट थे। ये गुट किन के बनेंगे? जो ठाल्ले हैं, बिल्कुल जो बेल्ले बोलते हैं ना, जो बिल्कुल जिनको कोई काम नहीं, वो गुट बनाते हैं। वो तो बात करते रहेंगे हर टाइम। लेकिन यहाँ पर जो अधिकतर व्यक्ति हैं, अधिकतर लोग हैं, वो क्या हैं? गरीब। जिस वजह से उन्हें क्या है भाई, उन्हें अपने पेट की पड़ी है। ठीक है, अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को संभालना है। वही जिम्मेदारी पूरी करने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। कहाँ से वो देश के बारे में, गांव के बारे में सोचेंगे? कहाँ से वो इतना सोचेंगे भाई किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 8वां पॉइंट है जो अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी। अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी। स्थानीय शासन की संस्थाएं अपने दैनिक प्रशासकीय कार्यों के लिए, अपने जो रोज के प्रशासनिक कार्य हैं उनके लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर है। ठीक है, कर्मचारियों के बिना कुछ नहीं हो सकता। परंतु ये कर्मचारी प्राय अयोग्य होते हैं, लापरवाह और भ्रष्ट होते हैं। ये भ्रष्टाचार तो भारत की विशेषता है। अन्य सरकारी विभागों में काम करने वालों के मुकाबले में इन कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है, और बाकी सेवा शर्तें भी इतनी अच्छी नहीं होती। जो पंचायत समिति हुई, या ग्राम पंचायत हुई, या जिला परिषद हुई, इनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी अन्य कर्मचारियों से वेतन क्या होता है? कम होता है। अब वेतन जितना कम, उतना ही काम भी कम करेंगे वो। ठीक है, इन कारणों से योग्य व्यक्ति इन संस्थाओं में नौकरी करना पसंद नहीं करते। जो योग्य उम्मीदवार है वो क्यों कम वेतन में काम करेगा? वो तो अच्छी जॉब लेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसमें अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी ही ज्यादातर काम करते हैं। जैसे कि छोटे से छोटा लगा लो, जैसे कोई सफाई करने वाला है तो आपने आसपास में देखा होगा, वो कर्मचारी कितने अच्छे से सफाई करता है आपके आसपास गलियों की? कुछ नहीं करता। ठीक है, 9वां पॉइंट है ग्राम सभा का प्रभावकारी न होना। जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा समझते हो ना, गांव का प्रत्येक वयस्क नागरिक क्या होता है? ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो उसका प्रभावकारी न होना। ग्राम सभा पंचायती राज की प्रारंभिक इकाई है, हमने बात की थी पहले, तथा पंचायती राज की सफलता बहुत हद तक इस संस्था के सक्रिय रहने पर निर्भर करती है। अब ग्राम सभा एक्टिव होगी, सक्रिय होगी, तो ये क्या है? अच्छे पंचों का, अच्छे सरपंच का चुनाव करेगी। अच्छे पंच होंगे, सरपंच होंगे, तो गांव में काम भी अच्छा होगा। और अगर वो नहीं भी करेंगे ना, तो अगर ग्राम सभा एक्टिव है ना, तो बिल्कुल बोल दे ना, डंडा दे के करवा लेती है। ठीक है ना, जबरदस्ती करवा लेगी ये काम, अगर ये अच्छे होंगे तो। अगर यही अनपढ़ होंगे, अज्ञानी होंगे, ठीक है, या जातीय धर्म के आधार पर बंटे होंगे, तो क्या है? सरपंच तो खाओ, मौज उड़ाओ। ठीक है ना, यही काम हो गया ना, कोई पूछने वाला ही नहीं उसको, वो तो खाएगा और मौज उड़ाएगा। ठीक है, तो ग्राम सभा सक्रिय रहने पर निर्भर करती है। परंतु बड़े अफसोस की बात यह है कि यह संस्था नामात्र की संस्था बनकर रह गई है,
कितने सदस्यों को, कितने लोगों को पता है कि आप ग्राम सभा के सदस्य हैं और आपके क्या क्या अधिकार हैं? आप सरपंच से कुछ पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। इसकी बैठकें न तो नियमित रूप से होती हैं और न ही ग्राम के नागरिक इसकी बैठकों में रुचि लेते हैं। पता नहीं कितने नागरिक हैं, कितने गांव के लोग हैं जो ग्राम सभा में, अगर पंचायत हो जाए ना गाँव में, तो वहां पर वो जाके भी नहीं देखते भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि क्या है, उनकी मानसिकता ऐसी होती है, वो इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है ना। इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते? वो माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते उस माहौल में, या बोल सकते हैं उनको ग्राम सभा है या उनकी खुद की पावर का नहीं पता। 10वां है चुनाव का समय पर न होना। पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात नहीं होते। कई राज्यों में पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव को हुए 15 से 20 वर्ष हो चुके हैं। जैसे कि पंजाब में भी पंचायतों के चुनाव 10 वर्ष के पश्चात जनवरी 1993 में हुए थे। ये बहुत पुरानी घटना है, ठीक है। जो लास्ट है और 11वां है सरकार का अधिक नियंत्रण। पंचायती राज की संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक है। वह जब चाहे इसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। अब देखो सीधी सी बात है, हस्तक्षेप कैसे करेगी? ग्रांट किस पर डिपेंड है? सरकार पर। अगर जिस दल की सरकार है उसी दल को सपोर्ट करने वाला सरपंच है तो उसको को बहुत कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ग्रांट लेने में। अगर जैसे कि बीजेपी की सरकार है और किसी गांव का सरपंच कांग्रेस को फॉलो करता है तो उसको ग्रांट लेने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि इन संस्थाओं में काम करने का उत्साह पैदा नहीं हो पाता। अगर कोई हम काम करें और बार बार उसमें कोई अड़चन डाले तो हमारा क्या काम से जी उतर जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ने बैठ गए और घर वाले बोले बार बार ये कराओ, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ठीक है। तो बार बार अगर हमें कोई डिस्टर्ब करेगा तो पढ़ने से मन ही उठ जाएगा, ठीक है। सरकार इनके प्रस्तावों को रद्द कर सकती है और इनके बजट पर नियंत्रण रखती है, ठीक है ना। बजट पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है, क्योंकि ग्रांट किन्हें पास करने? सरकार ने, ठीक है। इन संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप के कारण जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न नहीं हो पाती। वे अपनी मतलब जो ग्राम सभा के सदस्य हैं या पंचायत समिति के सदस्य हैं, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर जब भी वो कोशिश करेंगे काम करने की तो सरकार कहीं ना कहीं उस पर अड़चन लगाएगी, ठीक है, हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। अब जैसे कि ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत है जो गली का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो किसी न किसी के हस्तक्षेप हो गया, आपने देखा होगा गली का निर्माण रोक देते हैं अक्सर लोग, ठीक है। जिस वजह से क्या है, उस सरपंच का उस क्या है मन ही उतर जाता काम करने से, फिर वो कुछ नहीं करेगा गांव में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो वो भावना नहीं पैदा हो पाती रिस्पॉन्सिबिलिटी की। राज्य प्रशासन और जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी पंचायतों, न्याय पंचायतों, ब्लॉक समितियां, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के कामों को आगे बढ़ाने की बजाय उनके कार्यों में तरह तरह की अड़चनें डालते हैं। कौन? सरकार। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि अभी देखा, हमने बात की ग्राम पंचायत के जो समस्या है, पंचायती राज की जो समस्या है उनके बारे में 11 पॉइंट बात की। यहीं से अब एक क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के उपाय बताने हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अगर समस्या का पता चल गया और समस्या के कारण का पता चल गया तो उसको अपोजिट कर दो, वो हो गए हमारे दूर होने के सुझाव, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक क्वेश्चन और करना है इसी क्वेश्चन के साथ, वो खुद पढ़ना है लेकिन मैं समझा दूंगा अभी। यहां पर अशिक्षा इसकी समस्या थी, तो यहां पर लोगों को शिक्षित किया जाए, ठीक है, लोगों को शिक्षित किया जाए तो ये समस्या सॉल्व। अज्ञानता है, अगर शिक्षित हो गए तो अज्ञानता अपने आप मिट जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व। सांप्रदायिकता है, अर्थात जाति भेद के आधार पर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। तो जाति के आधार पर लोगों को इतना जागरूक करो कि वो जाति के आधार पर वोट न दें, धर्म के आधार पर वोट न दें, तो ये सोल्व हो गई। गुटबंदी है, इनका हस्तक्षेप को बंद किया जाए। जो लोग गुट अगर देखो वो शिक्षित हो गए और ज्ञान भी मिल गया उनको, ठीक है, और सांप्रदायिकता भी खत्म हो गई तो गुटबंदी अपने आप समाप्त हो गई। राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप, तो जो ये हस्तक्षेप है इनको रोक दे तो प्रॉब्लम सोल्व। धन का अभाव है तो धन का भाव करो, पंचायतों को इतना धन दो कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व। गरीबी को दूर करो, अगर गरीबी दूर होगी तो लोगों के पास समय होगा,
इन चीज़ों के बारे में सोचने का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व। अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी, इनका वेतन बढ़ा दो, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी बढ़ा दो और इन पर क्या है थोड़ा डिसिप्लिन का, थोड़ा कठोरता से बिहेव करो, तो ये योग्य भी हो जाएंगे और लापरवाही भी दूर हो जाएगी इनकी। ग्राम सभा का प्रभावकारी न होना, अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो ग्राम सभा अपने आप ऑटोमेटिक प्रभावकारी हो जाएगी। अगर उन्हें शिक्षित हो गई तो उन्हें ग्राम पंचायत है जो उनके उद्देश्यों का ज्ञान हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक प्रभावकारी हो जाएगी। 10वां है चुनावों का समय पर न होना, तो चुनाव को समय पर करवाना चाहिए। सरकार की अधिक नियंत्रण, जो सरकार का जो अधिक नियंत्रण है जो बिना मतलब का है, तो उसको खत्म करना चाहिए। तो ये हो गई इसका अपोजिट पर्सन, पंचायती राज की समस्याओं को दूर करने के उपाय। एक पर्सन याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अपने पास से भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से बचता है 73वां संवैधानिक संशोधन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में ही हम MCQ क्वेश्चन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।